हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व या हम कह सकते हैं पर्सनालिटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर टेट एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको क्विज क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है डियर, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देन अपने हिसाब से आंसर लगाइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह कथन है। तो देखिए ये डेफिनेशन किसने दी है कि जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, गुणों का समन्वित रूप है। तो इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हो, इसका आंसर हो जाता है गिलफोर्ड। तो ये डेफिनेशन दी है गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि है। तो देखिए व्यक्तित्व को मापने की, है ना, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने की साधारण विधि जो है वो है हमारे पास प्रश्नावली विधि। ठीक है, प्रश्नावली विधि में बच्चों को प्रश्नावली दी जाती है और उसके निर्देश भी दिए जाते हैं। और ये कई टाइप्स की होती है, जैसे प्रतिबंधित प्रश्नावली हो गई, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, या हम कह सकते हैं मिश्रित प्रश्नावली। तो ये कई तरह की होती है प्रश्नावली विधि। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि जो है वो है प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इसका आंसर जो है वो है केस अध्ययन। जैसे कि हम कहते हैं ना, केस स्टडी बनाते हैं, तो ये है व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, वो है केस अध्ययन। अगला क्वेश्चन जो है वो है, लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो देखिए लिबिडो, तो लिबिडो जो है ये काम शक्ति को कहा जाता है लिबिडो। ठीक है, और इसका जो इसके बारे में जो बताया है वो है सिगमंड फ्रायड। इन्होंने बताया है कि मतलब इसका ना संबंध जो मूल रूप से व्यक्ति की कामुकता से होता है ना। लिबिडो के अंतर्गत जो है केवल काम वासना की संतुष्टि को ही नहीं रखा जाता, बल्कि इसके अंतर्गत वो सभी व्यवहार आते हैं जिनका संबंध जो है प्रेम या हम कह सकते हैं लगाव, स्नेह से होता है। ठीक है, तो लिबिडो के बारे में बताया है सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। तो ये है व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता और मानक। ठीक है, तो एक अच्छे परीक्षण की जो जो विशेषताएं हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता और मानक। एक्चुअली डियर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसी वजह से आपको आवाज़ जो है थोड़ी बदली बदली सी लगेगी, लेकिन फिर भी मेरा ये मोटिव था कि मैं आपको जो है एक वीडियो प्रॉपर दूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा डियर वॉइस के साथ। अगला क्वेश्चन है, व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है बहिर्मुखी। देखिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो मिलनसार होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। ठीक है डियर, तो व्यापारी हो गए, खिलाड़ी हो गए, राजनीतिक नेता हो गए, अभिनेता व्यक्तिगत प्रारूप के जो होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। और डियर ये जो मनोवैज्ञानिक है ना जुंग, इन्होंने इनकी एक पुस्तक है साइकोलॉजिकल टाइप्स, इन्होंने उसमें बताया था कि व्यक्तित्व के दो प्रकार हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी के बारे में जिन्होंने बताया था वो थे जुंग। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का संबंध है। तो आत्म प्राप्ति, तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये इसके बारे में इन्होंने बताया था जो अब्राहम मैस्लो हैं। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने बताया था आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का जो संबंध है वो है मैस्लो से, इन्होंने ये डिफाइन किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता सिद्धांत का संबंध है। आवश्यकता का सिद्धांत या हम कह सकते हैं आवश्यकता पदानुक्रम जो सिद्धांत है वो दिया है अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमन रोरशा परीक्षण में कितने कारणों का प्रयोग होता है। तो हरमन रोरशा परीक्षण जो है इसमें 10 कारणों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो मांग सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे वो थे अब्राहम मैस्लो। ठीक है डियर, और देखिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत जो है ना, इन्होंने ना अब्राहम मैस्लो ने इस तरह से इन्होंने इसको डिफाइन किया था 5 स्तर में। तो सबसे पहले इन्होंने बताई थी जो हमारी फिजिकल नीड होती हैं, जैसे भूख, प्यास, सेक्स, ये सभी हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं। उसके बाद बताई थी सिक्योरिटी,
रक्षा की आवश्यकता या हम कह सकते हैं सुरक्षा। उसके बाद आई थी जो सोशल नीड है, जैसे हम किसी से जुड़े रहते हैं, लगाव रहता है, हमारा किसी के साथ प्यार रहता है, तो इसने तीसरे स्तर में बताया था। चौथे स्तर में इन्होंने बताया था सम्मान की आवश्यकता। एक व्यक्ति को सम्मान की आवश्यकता होती है, आत्मसम्मान या एक पहचान वो बनाना चाहता है समाज में, तो इन्होंने फोर्थ स्टेज बताई थी। और लास्ट में बताई थी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इन्होंने ना इस तरह से इसको डिवाइड किया था आवश्यकता के पदानुक्रमिक सिद्धांत में। तो मांग का सिद्धांत भी जो है ये अब्राहम मैस्लो ने दिया था। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। अगला क्वेश्चन है, हरमन रोरशा जो है वैज्ञानिक थे, तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। व्यक्तित्व को यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया? देखिए ये व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी, ये इंग्लिश वर्ड है, तो इसको यूनानी भाषा के परसोना से लिया गया है, मतलब जिसका अर्थ है मुखौटा या हम कह सकते हैं नकाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्रक्षेपण विधियाँ मापन करती हैं। तो देखिए प्रक्षेपण विधि जो है ये व्यक्तित्व का मापन करती हैं। आपको सभी को पता है प्रक्षेपण का अर्थ होता है, मतलब ये ना अचेतन प्रक्रिया है जिसमें जिसके द्वारा व्यक्ति जो है उसके जो दोष हैं, अवगुण है, वो दूसरों के सर पर थोप देता है। और ये प्रक्षेपण शब्द जो है इसका सबसे पहले प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने डिफेंस के रूप में किया था, रक्षा युक्ति के रूप में किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि जिसमें ईगो जो होती है ना वो एनेक्सिटी मतलब चिंता के प्रति जो है अपनी रक्षा करता है। तो प्रक्षेपण विधियाँ जो है ये मापन करती हैं व्यक्तित्व का। इसमें ना कई जो हैं परीक्षण होते हैं, कई टाइप्स के होती हैं ये प्रक्षेपी विधियाँ, जैसे बोध परीक्षण हो गया, स्याही के धब्बों का परीक्षण हो गया, या शब्द साचार्य परीक्षण हो गया, चित्र साचार्य परीक्षण, खेल प्रविधि या मनोनाटकीय विधि, वाक्य पूर्ति परीक्षण जो हो गई, ये सभी जो हैं इसी में इंक्लूड होते हैं। तो प्रक्षेपण विधियाँ जो है मापन करती हैं व्यक्तित्व का। अगला क्वेश्चन है, रोरशर बुद्धि परीक्षण कब निर्मित हुआ? तो ये निर्मित हुआ है 1921 में। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात तथा अर्जित व्यक्तियों का योग, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा जो दी है ये दी है मॉर्टन ने। ठीक है, अगला है, बालक के व्यक्तित्व के विकास का आरंभ हो जाता है। तो बच्चे की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समय विशेषता है। तो ये है डेफिनेशन किसकी दी है? गुडवर्क की। ठीक है, ये डेफिनेशन है गुडवर्क की। अगला क्वेश्चन है, मांग का सिद्धांत किसने दिया था? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अब्राहम मास्लो। ठीक है, और इसके साथ साथ ये सिद्धांत दिया था H.A. मुर्रे। तो इन्होंने बताया था मांग का सिद्धांत। मांग मतलब एक जो डिमांड होती है, जैसे पिज़्ज़ा, एक व्यक्ति को पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है और भूख न भी लगी हो फिर भी वो पिज़्ज़ा खाना चाहेगा। ठीक है, तो ये होती है एक मांग। बच्चे की सिक्योरिटी, अपनी फिजिकल नीड को पूरा करना, अपनी सिक्योरिटी रखना, मतलब ये होती है डिमांड। जैसे हम करते हैं ना, तो डिमांड के बारे में ये बताया था अब्राहम मैस्लो ने और H.A. मुर्रे ने। ठीक है, मैस्लो के मूल मांग में कितने अभिप्रेरक तत्व हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इन्होंने ना 5 स्तर बताए थे। मैंने आपको इस ट्रायंगल के बेस पर बताया था ना 5 स्तर। फिजिकल नीड, उसके बाद है सिक्योरिटी, उसके बाद है सोशल नीड, उसके बाद है सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान, और उसके बाद है आत्मसिद्धि। तो ये इन्होंने 5 स्तर बताए थे मूल मांग में कि जो जो हमारी डिमांड होती है। ठीक है, इसको मांग का सिद्धांत भी कहते हैं और आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर? सबसे कमज़ोर मांग का सिद्धांत है। सो सबसे कमज़ोर मांग का सिद्धांत जो है वो है आत्मसिद्धि, जो सबसे लास्ट में है, टॉप में है। ठीक है, तो सबसे कमज़ोर होगा हमारा आत्मसिद्धि, और सबसे प्रबल जो है, सबसे जो कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग जो है वो है फिजिकल नीड, जैसे भूख प्यास, ये सारी चीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अब्राहम मैस्लो। प्रतीक व्यक्तित्व प्रतिमान होता है, तो ये होता है अभूतपूर्व।
वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है बोरिंग के द्वारा। क्लियर। अगला है व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि कौन सी है? तो ये है प्रश्नावली विधि। जैसे कि मैंने आपको बताया है, साधारण विधि है प्रश्नावली विधि। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो ये है केस अध्ययन। ओके। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू बताए हैं? तो कितने पहलू बताए हैं? तो ये पहलू बताए हैं 4। ठीक है डियर। तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू बताए हैं? तो डियर इन्होंने बताए हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है? तो ये की है आलपोर्ट ने। केटल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या कितनी है? तो इन्होंने ना व्यक्तित्व के लक्षणों की संख्या बताई है, आरबी केटल जो है उन्होंने बताई है 171 यानी 171। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो ये किया है स्टेंगर ने। तो किसने किया है मूल्यों के आधार पर? तो ये किया है स्टेंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी परीक्षण किसका मापन करता है? तो टीएटी परीक्षण जो है किसका मापन करता है? पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि जो है वो है हस्तरेखा अध्ययन। ठीक है, व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि जो है वो है हस्तरेखा अध्ययन। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड्स होते हैं? तो ये होते हैं 10। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधियों में स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया? आपको पता है स्याही धब्बा परीक्षण जो है ये प्रक्षेपण विधि है और इसका निर्माण किया है हरमन रोरशा ने। फ्रायड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि कहलाती है मनोविश्लेषण विधि। मतलब व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत जो है ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ठीक है। और इन्होंने 3 दशाएं इसमें बताई हैं, जैसे ये हो गया चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इन्होंने बताया है अपने इस सिद्धांत में। ठीक है। और डियर देखिए, इन्होंने फ्रायड ने जो है 2 तरह की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है, 2 तरह की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। एक है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, लाइफ एंड डेथ। तो फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति को प्रेम मूल प्रवृत्ति भी कहा है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किसने मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए? तो ये बताए हैं जुंग ने। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिकल टाइप्स। इन्होंने 2 तरह के व्यक्ति के बारे में बताया है। एक होते हैं जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी होते हैं जिनका स्वभाव जो है मतलब खुद में रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, अलोन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते। ठीक है, वो होते हैं अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी होते हैं मतलब जो पॉलिटिक्स नेता हो गए, जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, मिलनसार होते हैं और समाज में रहना पसंद करते हैं, भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि दिखाते हैं। तो ये होते हैं बहिर्मुखी। तो ये बताया था जुंग ने। आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं साहित्यिक रुचि वाला व्यक्ति होता है जो खुद में रहना पसंद करता है, मिलनसार ज़्यादा नहीं होता है, स्पिरिचुअल प्रवृत्ति वाले होते हैं ये। तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले ये व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं? तो ये रखते हैं स्वयं में, खुद में ये रुचि रखते हैं। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित रहने वाले या सामाजिक प्रगति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो बहिर्मुखी होता है। दूसरों के साथ ज़्यादा ये मिलनसार होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले कौन से व्यक्ति होते हैं? बहिर्मुखी। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार किसने दिया? तो ये दिया है फ्रायड ने। ठीक है, तो किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है? तो ये है क्रियात्मक पहलू से। किससे है? क्रियात्मक पहलू से। और डियर देखिए,
क्या होता है ना, जैसे व्यक्तित्व के पहलू कई तरह के बताए हैं, 4 तरह के बताए हैं, जिसमें क्रियात्मक पहलू हो गया, दूसरा है सामाजिक पहलू, तीसरा है कारण संबंधी पहलू, चौथा है अन्य पहलू। क्रियात्मक में मतलब जिसमें भावुकता, शांति या एक हम कह सकते हैं मानसिक श्रेष्ठता, ये व्यक्त करती हैं क्रियात्मक पहलू को। दूसरा है सामाजिक पहलू, मतलब इसका संबंध जो है मानव द्वारा दूसरों पर डाले जाने वाले सामाजिक प्रभाव से। तीसरा है कारण संबंधी पहलू, इसका संबंध होता है मानव के सामाजिक और असामाजिक कार्यों के कारणों और उन कार्यों के प्रति जो दूसरों के लोगों का रिएक्शन आता है, प्रतिक्रिया होती है उससे। और एक होता है अन्य पहलू, मतलब इसमें अन्य पहलू में दूसरों पर जो हमारा प्रभाव है, हमारे जीवन में होने वाली बातों का या घटनाओं का हम पर जो प्रभाव है, या हमारे गंभीर जो विचार हैं, भावनाएं हैं, तो उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है डियर, तो व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध जो है मानव की क्रियाओं से है, वो है क्रियात्मक पहलू। नेक्स्ट है दार्शनिक और विचारक व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो ये होता है अंतर्मुखी। ठीक है, दार्शनिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए, साहित्यिक हो गए, ये इनका व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है, तो ये है व्यक्ति इतिहास विधि, जैसे केस स्टडी मेथड जो होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ये हो जाता है चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक ने कहा था कि भाई पर्सनैलिटी ना वो डिफरेंट होती है, कि हर व्यक्ति जो है अलग तरीके से सोचता है, चिंतन जो है अलग तरीके से करता है, इमेजिनेशन पावर जो है सबकी डिफरेंट होती है। तो इन्होंने जो है किस बेस पर वर्गीकरण किया था, व्यक्तित्व को चिंतन और कल्पना के आधार पर। ठीक है, और देखिए डियर, मैं आपको ना एक एक्स्ट्रा में बता देती हूँ, जैसे ना सभी ने अपनी अपनी पर्सनालिटी को जो है डिफ़ाइन किया था, तो एक ना फिज़िकल स्ट्रक्चर के बेस पर डिफ़ाइन किया था। क्रेचमर जो है ना, इन्होंने अपनी पुस्तक जो है फिजिक्स एंड करैक्टर, इन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 टाइप बताए थे, कि व्यक्ति जो है एक तो शक्तिहीन होते हैं, जो मतलब थीनी से होते हैं, दुबले पतले होते हैं, या वो ना दूसरों की आलोचना करना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वो अपने बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, दूसरों को वो सुनाना चाहता है। तो एक तरह से तो उन्होंने बताए थे शक्तिहीन। दूसरा इन्होंने बताया था खिलाड़ी, मतलब जो ना अच्छी बॉडी वाले होते हैं, जो हष्ट-पुष्ट होते हैं। तीसरा बताया था इन्होंने नाटा, मतलब इस प्रकार के व्यक्ति का जो शरीर होता है मोटा, छोटा या गोल चर्बी वाला होता है, और ये ज़्यादातर ना लेज़ी, मतलब इनको ना आराम पसंद होता है। तो क्रेचमर ने अपनी फिजिक्स एंड करैक्टर पुस्तक में इन्होंने डिफाइन किया था। एक इन्होंने बताया था मनोवैज्ञानिक है ये स्प्रेंगर, समाजशास्त्रीय प्रकार टाइप ऑफ मैंस में इन्होंने 6 टाइप बताए थे पर्सनैलिटी के। स्प्रेंगर जो है, स्प्रेंगर ये आप इसको अच्छे से याद कर लो, स्प्रेंगर। ठीक है, इन्होंने 6 टाइप्स बताए थे पर्सनालिटी के। इनकी पुस्तक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। इन्होंने बताए थे व्यक्ति होता है सैद्धांतिक रूप से, दूसरा है आर्थिक रूप से, आप इसको याद रख लीजिए या लिख लीजिए। तीसरा है सामाजिक, चौथा है राजनीतिक, पांचवा है धार्मिक, और छठा है कलात्मक। तो ये 6 टाइप्स बताए थे इन्होंने अपनी जो है अपने अपने तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन किया था पर्सनालिटी को। और जैसा कि मैंने जुंग के बारे में आपको बता ही दिया है, इनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिकल टाइप्स, और इन्होंने 2 टाइप्स के बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये है आरबी कैटल। क्लियर। तो ये तो हमारे 24 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो जाते हैं, और मैंने कुछ आपके लिए सिद्धांत लिखे हैं, व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत, तो आप इसको अच्छे से याद रख लो। देखिए, मांग का सिद्धांत जो है ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने, और शरीर रचना सिद्धांत ये दिया है शेल्डन ने। ठीक है, शील गुण सिद्धांत जो दिया है GW आल्पोर्ट और कैटल ने दिया है, और मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तो ये व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो डियर, वो तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस आंसर, उसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको।
प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो पुस्तक है ये लिखी है CL हल ने। ठीक है, मैंने पूछा था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है CL हल। ठीक है, जिन्होंने ये आंसर दिया था उनका बिल्कुल सही है। तो आज का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो डियर इसका आंसर आप सभी जो है कमेंट में बताओगे। ठीक है, आपको बताना है बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। जो भी आपका आंसर होगा लिखना है क्विज आंसर, और उसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा। जय भोलेनाथ।